अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 12 स्टेटिस्टिक्स पेपर, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर पेपर। ओके, हमने देखा था कि आपका पेपर अबाउट 85 मार्क्स का होता है। टोटल आपका पेपर 85 का होता है, जिसमें से आपके फर्स्ट 17 MCQs होते हैं और बाकी 68 नंबर का आपका सब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव आता है, जिसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आपके आते हैं। अब आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली जो आपने प्रिपेयर करने हैं वो आपने एंड ऑफ द चैप्टर जो आपके पास MCQs गिवन है ना, आफ्टर MCQs यू हैव अ सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स इन योर बुक, आपने वहीं से उसको याद करना है। दिया आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट में मोस्टली वहीं से आते हैं, जस्ट नंबर्स चेंज हो जाते हैं या थोड़ी सी आपके पास जो आप स्टेटमेंट है वो चेंज हो जाती है, पर मोस्टली 70 to 80% आपके वहीं से आ रहे हैं पेपर जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपने अगर शॉर्ट क्वेश्चन सारे प्रिपेयर करने हैं आप वहीं से प्रिपेयर करोगे। अगर आप एक्सरसाइजेस की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लेते हो, सॉल्व एक्सरसाइजेज हैं और उससे पहले जो आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व बुक में एंड ऑफ द चैप्टर्स गिवन है आप उसको प्रिपेयर करते हो, यू विल गुड टू गो। आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। बट ये है कि आपने उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर हम फर्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं तो फर्स्ट चैप्टर आपका इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट चैप्टर में से यू हैव ओनली गेट 3 नंबर। ठीक है, आपके पास एक ही क्वेश्चन आएगा एंड वो आपका 3 नंबर का एक शॉर्ट है, इसमें से लॉन्ग नहीं आता, बाज़ दफ़ा शॉर्ट भी नहीं आता, बाज़ दफ़ा स्किप भी हो जाता है, हो ये भी होता है कि फर्स्ट चैप्टर में से आए नहीं। लेकिन फ़र्स्ट चैप्टर में से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन के आने के, वो आपके पास परमुटेशन वाला क्वेश्चन है। इसके नंबर ऑफ़ चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपके पास इससे रिलेटेड या इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपने इस परमुटेशन निकालनी है। बाज़ दफ़ा वो एक वर्ड दे देते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स हैं जो आपके बुक में मौजूद है, कमीशन, स्टैटिस्टिक, कमेटी, पाक पतन, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपके बुक में मौजूद हैं, सॉल्व हैं, इनकी आपने परमुटेशन निकालनी है। या तो आपके पास एक ये क्वेश्चन आता है या तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कम्बिनेशन एंड परमुटेशन, परमुटेशन और कम्बिनेशन के दरमियान का डिफरेंस क्या। दीज आर द टू बेसिक क्वेश्चन जो आपके चैप्टर नंबर 1 से आते हैं। इसके अलावा आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है, उसका क्वेश्चन मोस्टली नहीं आता, लेकिन आपको ये आना चाहिए क्योंकि आपने आगे चैप्टर नंबर 13 में अगर आपके यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है। बट इन वन केस आपके पास ऐसे हो जाता है जहाँ पे आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्वेश्चन आ जाए तो आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन आनी चाहिए। कार्टेशियन प्लेन प्रोडक्ट के भी 1-2 दफ़ा क्वेश्चंस आपके पेपर में आ चुके हैं पास क्वेश्चंस में, तो आपने इसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि दीज आर द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 11, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, क्योंकि आपके पास 2 to 3 शॉर्ट इस चैप्टर में से आपके पास आ रहे हैं एंड वन लॉन्ग, वन मस्ट लॉन्ग है। आपके पास 3 लॉन्ग होते हैं और उसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 होता है, 3 का जो पार्ट 1 होता है वो आपके पास इसी में से आएगा, प्रोबेबिलिटी में से ही आएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप इस चैप्टर के साथ जा रहे हो तो आपने इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करना है। अब लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपने प्रिपेयर करने हैं ना, वो आपने ज़्यादा मुश्किल नहीं जाना। जैसे आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके पास बुक में एक क्वेश्चन है जहाँ पे उन्होंने पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टर अली इज़ दिस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास द एग्जाम एंड व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ दिस, व्हाट इज़ द ए पास द एग्जाम, बी पास द एग्जाम, एट लीस्ट वन विल पास द एग्जाम, बोथ विल पास द एग्जाम या समबडी विल पास द एग्जाम। इस तरह की जो आपके पास क्वेश्चन है जिसमें एट लीस्ट, एट मोस्ट, बोथ विल पास द एग्जाम, नन ऑफ विल पास द एग्जाम, या आपके पास बॉल्स की सिलेक्शन की बात होती है, या फिर आपके पास जो आपके लॉ ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस है। लॉ ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन से मुराद ये है कि जहाँ पर आपने ये वाला जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाले फार्मूलाज को यूज़ करना है, ऐसे क्वेश्चंस। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 12 में आपके पास इंपॉर्टेंट है वो रोलिंग अ डाइस और कॉइन और अ प्लेइंग कार्ड है। उसमें आपसे कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हैं, डाइस की प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हैं, या इन चीज़ों की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ सकते हैं। या आपसे ये पूछ सकते हैं कि अगर बैग ए में इतनी बॉल्स और बैग बी में इतनी बॉल्स है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैग ए में से वाइट बॉल ड्रॉ या बैग बी में से दिस वाली बॉल। तो सिलेक्शन ऑफ बॉल्स में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपके पास कंडीशनल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने उसको भी प्रिपेयर करना है। मोस्ट ज़्यादातर नहीं आते हैं लेकिन आपके पास आ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल में आपके पास जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जिसमें एट लीस्ट, एट मोस्ट,
बोथ विल, इसको तो आपने पक्का करना ही करना है, क्योंकि आपके पास मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो एटलीस्ट, एट मोस्ट, नन, इस तरह के ही क्वेश्चन पूछते हैं। बट शॉर्ट में मोस्टली ये होता है कि वो पूछ सकते हैं कि अगर 52 कार्ड्स ड्रॉ हो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड हार्ट, या फिर 2 कॉइन टॉस हुए हैं तो आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर आए या ऑड नंबर आए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने वो अच्छे तरीके से याद करने हैं। और जब हम कॉइन की या डाइस की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं तो आपको कॉइन में जो है वो कम से कम 4 कॉइन टॉस तक आना चाहिए, कि 4 कॉइन अगर टॉस होते हैं या 3 मैक्सिमम आपको पता होना चाहिए। डाइस में भी आपको 3 की प्रोबेबिलिटीज अच्छी तरह आनी चाहिए। इसके अलावा जो आपको थ्योरेटिकली अगर आप देखें, जो सैम्पल स्पेस आपके पास क्या होती है, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं, एग्जॉक्टिव, इक्वली लाइकली इवेंट्स, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट या सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती हैं। इसके अलावा जो आपका बेसिक प्रोबेबिलिटी का है वो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के दरमियान लाई करती है, ठीक है। इसके अलावा जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा आपके पास 1 होता है। प्रोबेबिलिटी नॉन नेगेटिव होती है, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ये कुछ प्रोबेबिलिटी की आपके पास रूल्स हैं जो आपको आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ प्रोबेबिलिटी ये। आपके पास कुछ क्वेश्चन आता है और आप उसमें अगर नेगेटिव देख रहे हो तो इसका मतलब है वो आपका आंसर गलत है, आपका आंसर नहीं आ सकता, कभी भी प्रोबेबिलिटी या नेगेटिव नहीं आ सकती। तो कुछ बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको वहाँ पर आनी चाहिए। ओके, जो नेक्स्ट आपके पास चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 12, रैंडम वेरिएबल्स एंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये आपको पक्का आना चाहिए, ये मस्ट आना चाहिए कि जो डिस्क्रीट होता है उसकी आपके पास 2 ही प्रोबेबिलिटीज़ हैं, एक 0 और 1 के दरमियान लाई करता है, और नॉन नेगेटिव होता है। कॉन्टीन्यूस के लिए भी आपके पास नॉन नेगेटिव होता है, और एरिया अंडर द सम आपके पास 1 होता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की पता होनी चाहिए, और आपको बेसिक ये पता होना चाहिए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है और कॉन्टीन्यूस कौन सी है। तो अगर मैं डिस्क्रीट की बात करूँ तो आपके पास बाइनोमियल एंड हाइपरज्योमेट्रिक इज़ योर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड वेयर एज योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब चैप्टर नंबर 12 जो है इसका लॉन्ग आता भी है और नहीं भी आता, ठीक है, क्योंकि आपके पास सिनेरियो ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट 1 तो ये मस्ट है कि ये आपके पास चैप्टर नंबर 11 में से आएगा, प्रोबेबिलिटी में से आएगा। लेकिन जो उसका पार्ट बी होता है, क्योंकि आपके पास 2 पार्ट्स आते हैं, पार्ट बी जो है वो चैप्टर नंबर 12, पार्ट बी जो है वो आपका चैप्टर नंबर 12 और 13 में से किसी में से भी, इन दोनों में से कोई भी एक में से आ सकता है। तो वो हो सकता है चैप्टर नंबर 12 में से हो सकता है चैप्टर नंबर 13 में से हो, तो वो कभी स्विच ऑफ होके आ जाते हैं, कभी 13 में से आ जाता है, कभी 12 में से आ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास गारंटी नहीं होती कि वो 12 में से आएगा या 13 में से आएगा। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप जो है वो दोनों को प्रिपेयर करोगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट करना है, आप प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर लेके चल रहे हो, तो आपको चैप्टर नंबर 12 और 13 दोनों करने पड़ेंगे, क्योंकि पार्ट बी आपके पास 12 और 13 में से कुछ भी आ सकता है। तो वहाँ पे हमें नहीं पता 12 में से आएगा या 13 में से आएगा। अब चैप्टर नंबर 12 में से जो लॉन्ग आएंगे उसमें मोस्टली आपको होता है कि मीन एंड वेरिएंसेस फाइंड करने होते हैं, और मीन एंड वेरिएंसेस के साथ आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी होती है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना नहीं आ रहा है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की, तो आप उसका मीन और वेरिएंस फाइंड नहीं कर सकते हो। तो आपने इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे तरीके से देखना है। अगर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना आते हैं ना, ये चैप्टर आपके पास बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। इस चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं डिस्क्रीट और रैंडम वेरिएबल की, और एक्सपेक्टेशन कैसे फाइंड करते हैं। एक्सपेक्टेशन की हम जब बात करते हैं तो एक्सपेक्टेशन का मतलब मीन ही होता है कि आप मीन ही फाइंड कर रहे हो। एक्सपेक्टेशन एंड मीन आर द सेम थिंग, ठीक है। तो अगर आप एक्सपेक्टेशन की बात करते हो तो आप मीन की बात करते हो, पर आपको पता होना चाहिए कि मीन कैसे फाइंड किया जाता है। हम प्रॉपर्टी जो हमारे पास प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे, अगर आपको प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने आती है तो आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हो। और आपको पता होना चाहिए एक कांस्टेंट की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। ए आपके पास शॉर्ट में बहुत आता है कि आपने कांस्टेंट की निकालनी है, ठीक है, या फिर आपके पास एक्सपेक्टेशन x-1 निकालनी है, या आपके पास इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाता है कि
कि y इज़ इक्वल्स टू 2x -1। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने जो है वो इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने सॉल्व भी किया। इस तरह के आपके पास अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है, आप शॉर्ट क्वेश्चन ईजिली जो है उसको कर पाओगे। लेकिन एक्सरसाइज अगर आपकी हो जाती है तो ये चैप्टर आपका गुड टू गो, आप इजीली इसको ओके। चैप्टर नंबर 13 जो है वो शॉर्ट के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू 12 और 11। इसमें मोस्टली हो सकता है शॉर्ट आपके पास थोड़े ज़्यादा आ जाए। अब इस चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या है, और बाइनोमियल के और हाइपरज्योमेट्रिक की प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये आपके चैप्टर के एंड पे सॉल्व आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि NNP फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत से क्वेश्चंस हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आपको पास आता है कि अगर p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 है और वो इक्वल्स टू p ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 है, एंड देन आपको जो है वो n दिया हुआ है 5, तो आपने उसमें से वो आपको कह देते हैं कि आप मीन एंड वेरिएंसेस निकालें। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो बाइनोमियल है उसका मीन NP है और वेरिएंस जो है वो NPQ है, और यहाँ पे आप बाइनोमियल जो है वो NCX PX और QN-X वाला फार्मूला लगा के उसको जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह के आपके पास क्वेश्चन जो है वो मोस्टली आते हैं। इसी तरह हाइपरज्योमेट्रिक के भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट में मोस्टली आपके पास इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि p इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 6 के लिए आपने बताना है। उसमें आपको n गिवन, यहाँ पे अगर n नहीं भी गिवन है तो आपको x गिवन है कि x आपके पास 6 है, तो उसको आपने सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करके उसको सॉल्व करना होता है। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि NPQ को आप फाइंड कैसे करते हो। अगर आपको वो आता है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, तो ये चैप्टर आपका डन है। टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप 110% आपने करनी ही करनी है, आप इसको नहीं छोड़ सकते। तो फर्स्ट रीज़न आपके 2 to 3 शॉर्ट इसी में से आते हैं, और यही आपकी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पूरे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका इन 13 to 14 पॉइंट्स जो आपके पास बुक में गिवन है उसके ऊपर है। मूवमेंट्स अबाउट मीन इसके अंदर है। ठीक है, तो आपके पास मूवमेंट का वाला क्वेश्चन इसमें से होगा। कर्टोसिस वाला क्वेश्चन, आपका बीटा वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपके इसमें से ही आते हैं शॉर्ट। जो आपके MT वाले क्वेश्चन हैं, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, वो इसमें से आते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल इसमें से आता है। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है वो इसमें से आता है। जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड होता है, जो है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है अक्रॉस द वेरिएंस आपके पास चेंज हो जाती है। ये सारी चीज़ें आपके पास प्रॉपर्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ में से आती हैं। उसके बाद 68% एरिया में क्या आपके पास म्यू और क्या नाम है सिग्मा का रिलेशन है, फिर 99 पे कैसा है, 97 पे कैसा है, ये सारा आपके पास प्रॉपर्टीज़ में आता है। नेक्स्ट आपके पास आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मतलब है मीन 0 और वेरिएंस आपका 1 होता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आपका कर्व कैसे काम करता है ये आपको आना चाहिए। अब एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व क्या होता है आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये एरिया आपके पास नॉर्मल कर्व का है और अगर आपके पास क्वेश्चन बिलो आ जाता है, एरिया बिलो द मीन आ जाता है या अबव द मीन आ जाता है, तो आपने उसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि आपके पास शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, आपके पास जो क्वेश्चन आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड वो ऐसे ही आते हैं कि आपने बताना है बिलो 44 कितना है, या फिर आपके पास आ जाता है बिटवीन 44 एंड 66 आपने एरिया अंडर द कर्व बताना है। ठीक है, तो इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग में जो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आते हैं। तो आपको एरिया इन्वर्स में भी आना चाहिए और एरिया नॉर्मल एरिया भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, और क्रिटिकल रीजन में कैसे वैल्यूज जा रही है ये आपको चैप्टर नंबर 14 आना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइजेस कर लेते हो, आपका फुल फोकस एक्सरसाइज पर, और आपने एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कर लिया और साथ में एग्जांपल्स कर लिए हैं, आपका ये चैप्टर बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, तो आपने मेन फोकस एक्सरसाइज और एग्जांपल्स पे ही रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 की। तो चैप्टर नंबर 15 में आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ जाओगे कि पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है। पॉपुलेशन पूरा इंटरेस्ट है जो आप स्टडी करना चाह रहे हो, और उसी में से आप एक पार्ट निकाल लेते हो, वो सैंपल हो जाता है। जो पॉपुलेशन को लेके चलता है उसको पैरामीटर कहते हैं, और जो सैंपल को लेके चलता है उसको स्टैटिस्टिक कहते हैं। उसके बाद प्रिसीजन और एक्यूरेसी आपके पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। प्रोबेबिलिटी में आपके पास रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर आता है। नॉन प्रोबेबिलिटी में आपके पास जजमेंटल, कोटाइन, रिस्पॉन्सिव सैम्पलिंग आती है। अब नॉन प्रोबेबिलिटी में जब हम रैंडम, सिस्टमैटिक या सर्टिफाइड और क्लस्टर की बात करते हैं तो आपको इसके डिफरेंसेस आने चाहिए। ठीक है, कि रैंडम क्या होती है, सिस्टमैटिक क्या होती है, क्लस्टर्स क्या होते हैं, सर्टिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है। अब जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना वो आपके आते हैं विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में। ठीक है, अगर विद रिप्लेसमेंट है तो आपने n⁴n वाला फार्मूला यूज़ करना है, और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो NCR वाला आपके पास NCX वाला फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, अब आपके पास
विद सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में आपने मोस्टली मीन एंड वेरिएंसेस बताने होते हैं। आपने आखिर में यही प्रूव करना होता है कि पॉपुलेशन वेरिएंस और सैम्पल वेरिएंस और पॉपुलेशन मीन और सैम्पल मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस और सैम्पल वेरिएंस आपस में इक्वल है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको इसके जो स्टेप्स हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है उसमें अगर आपको फॉर एग्जांपल n जो है वो 2 दिया हुआ है, मतलब सैम्पल साइज़ 2 है और आपके पास पॉपुलेशन 5 है और वो विद रिप्लेसमेंट है, तो आपने उसके बाद सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास जो पॉपुलेशन है आपने उसको मीन निकाल लेना है, तो वो आपका जो है वो पॉपुलेशन मीन आ जाएगा, ठीक है। सैम्पल मीन के लिए आपने क्या करना है कि पहले जो आपके पास फॉर एग्जांपल आपकी पॉपुलेशन है 1 2 3 4, आपने उन पॉपुलेशन के जो है वो सैम्पल्स निकालने हैं विद रिप्लेसमेंट है। अगर आपके पास पॉपुलेशन 5 है और उसका साइज़ 2 है तो इसका मतलब है जो टोटल 25 आपके सैम्पल्स बनेंगे, ठीक है। तो आपने उसके 25 सैम्पल्स बनाने हैं, फिर उन सैम्पल्स के जो है वो आपने मीन निकालना है, तो इस तरह वो आपका जो आएगा वो सैम्पल मीन आ जाएगा। इसी तरह उसका ही जो आपने पॉपुलेशन मीन निकाला हुआ होगा, जो आपके पास यहाँ पे आपके पास पहले सैम्पल्स आएंगे, फिर आपने सैम्पल्स को ऐड किया हुआ होगा, फिर उसका आपने मीन निकाला होगा, फिर उसी का जो है वो आप स्क्वायर ले लेते हो, ठीक है। फिर उसको जो है वो आपने जो भी फार्मूला आपके पास वेरिएंसेस का आपको इजी लगता है आप उसके थ्रू करते हो, आपका हो जाएगा। अगर विदाउट है तो यहीं पर आपके पास क्या हो जाता है, FPC ऐड हो जाता है, यानी कि n - और n-1, इसको हम FPC कह देते हैं, ये आपका ऐड हो जाता है, ठीक है। कब? जब आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट में और NCX वाला है, ठीक है। अगर विद रिप्लेसमेंट है तो ये आपके पास FPC ऐड नहीं होगा, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ये आपके पास ये जो चीज़ है ये आपका FPC कहलाता है और ये आपके पास साथ में ऐड हो जाएगा, ठीक। एक सिंपल जो ट्रिक है इस चैप्टर को करने की वो ये है कि आप एक क्वेश्चन लो, एक्सरसाइज में से कोई भी क्वेश्चन उठा लो, उसको पहले विद रिप्लेसमेंट के साथ करो, उसको फिर विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ करो। पहले आपके पास जितने, ठीक है, उसको आपने पहले विद के साथ किया, विदाउट के साथ किया, फिर आपको डिफरेंसेस ऑफ मीन चाहिए, ठीक है। आप फिर डिफरेंस ऑफ मीन का एक क्वेश्चन ले लो और उसको जो जितना भी हो पहले उसको विद के साथ करो, फिर विदाउट करो। फिर आपने इसी तरह प्रोपोर्शन के लिए क्वेश्चन लेना है, उसको विद के साथ करना है, विदाउट के साथ करना है। फिर जो डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन का आपने एक क्वेश्चन लेना है उसको विद और विदाउट के साथ। अगर आप 4 क्वेश्चन लेते हो और 4 क्वेश्चन में आप ये पूरा चैप्टर ईजिली सॉल्व कर सकते हो, और ये चैप्टर मैं आपको कहूँगी आप 100% करो। चैप्टर नंबर 14 और 15 को आप मत छोड़ो। द रीज़न इज़ दैट कि जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है लॉन्ग में, ठीक है, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका चैप्टर नंबर 14 में से आता है और सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 15 में से आता है, और ये मस्ट आते ही आते हैं, ठीक है। अगर आप चैप्टर नंबर 14 को इजीली और चैप्टर नंबर 15 पर फोकस करके आप इसको इजीली कर सकते हो तो आप जो है वो एक तो 13 नंबर का आपका लॉन्ग गया, ठीक है, आपने उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया, वो आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपके 6 to 7 शॉर्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर नंबर 15 में से आपके पास 3 शॉर्ट तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो आप 5 to 6 शॉर्ट भी इजीली कर लेते हो। उसके बाद 1-2 ऑब्जेक्टिव भी आपके हो जाते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव भी 1-2 नहीं बल्कि 4 ऑब्जेक्टिव जाते हैं, क्योंकि ऑन द एवरेज 2-2 ऑब्जेक्टिव आपके पास आ रहे होते हैं। तो आप चैप्टर नंबर 14 और 15 को किसी भी हालत में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये स्किप करते हैं तो आपका एक पूरा का पूरा लॉन्ग स्किप होता है। अगर आप चैप्टर नंबर 14 और 15 को स्किप करते हैं तो मेक श्योर करें कि आप चैप्टर नंबर 14 और 15 को स्किप मत करें, इसको अच्छे तरीके से करें। आपका जो है वो इवन कि आप अगर इसको अच्छे तरीके से करते हैं और आपका एक लॉन्ग अच्छे से हो जाता है, 5-6 शॉर्ट अच्छे, और उसके साथ आपको 2 और चैप्टर आते हैं, तो आप ईजीली अगर आप पेपर सिर्फ पास करना चाह रहे हैं आप पेपर पास कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 14 और 15 को किसी भी हाल में मत छोड़ें। 17 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 17 आपके पास सेम जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है वो आपके पास मोस्टली 16 और 17 में से आता है, तो वो आपके पास आपका लग गया वो 16 में से आ रहा है या 17 में से आ रहा है। अब चैप्टर नंबर 17 में सबसे पहले आपको स्टेप्स याद होने चाहिए कि आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करते कैसे हो। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं लॉन्ग में और आपको नहीं पता है कि आपके पास आपने इस क्वेश्चन को करना कैसे है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि वहाँ पे या तो टी टेस्ट लगता है या तो जी टेस्ट लगता है, ठीक है। 2 ही टेस्ट आपके पास चैप्टर नंबर 17 में है, तो आपने वहाँ पे देखना है अगर आपके पास वेरिएंस गिवन है और n आपका ग्रेटर देन 30 है, ठीक है, ग्रेटर देन 30 मतलब n 30 से बड़ा है, ठीक है, तो आपने वहाँ पे जी टेस्ट लगा देना। अगर वेरिएंस की वैल्यू गिवन है, पॉपुलेशन वेरिएंस नोन है और आपके पास n 30 से बड़ा है तो आप जी टेस्ट लगा दोगे, अदरवाइज़ आपके पास टी टेस्ट लगेगा, ठीक है। तो आपने टी टेस्ट वहाँ पे लगा देना है। सेकेंड चीज़ जो आपने देखनी है वहाँ पे आपने देखना है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, मतलब जो सबसे पहले चीज़ बनती है वो आपकी H0 और H1 ही बनती है, आप इसी की बेस पे बना रहे हो।
तो H1 और H0 अगर आपने बनाना है तो आपने म्यू इज इक्वल टू जो गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है वेल एंड गुड, अगर नहीं गिवन तो आपने देखना है कि लेस देन और ग्रेटर देन की बात तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर लेस देन और ग्रेटर देन की बात हो रही है तो वो फिर आपने 1 टेल और 2 टेल देखना है कि टेस्ट 1 टेल है या 2 टेल है, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे 1 टेल और 2 टेल की बात नहीं हो रही है, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर आप सिंपली म्यू इज इक्वल्स टू 30 एंड H0 में आ जाएगा, H1 में आ जाएगा म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 30। फॉर एग्जांपल 30 आपके पास कोई वैल्यू थी जो क्वेश्चन में गिवन थी। उसके बाद जो आपने H1 H0 के बाद आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिख देना, जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होता है 0.05 है या 0.12 है, जितना भी गिवन है आपने उसको लिख देना। उसके बाद क्रिटिकल रीजन है। क्रिटिकल रीजन जो है वो आपको देखना आना चाहिए टेबल, ठीक है। टेबल में आप क्रिटिकल रीजन को कैसे डिसाइड करते हो, अगर वो आपको देखना नहीं आता है तो फिर आप क्वेश्चन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसमें ये होता है कि अगर आपने क्रिटिकल रीजन देखना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो कितना है, 0.05 है और आपको पता है जी टेस्ट है। तो आपके पास जो टेबल होता है, बुकलेट आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, बल्कि अभी आपके पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें आपके पास जी और टी की वैल्यू गिवन होती है पेपर में, ठीक है। तो आपको जो है वो बुकलेट की या देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपके पास क्वेश्चंस में आपको गिवन होती है अलॉन्ग। तो आपके पास क्रिटिकल रीजन तो आपको गिवन है पेपर में, ठीक है, आपके पास क्वेश्चंस के आगे लिखा हुआ होता है आपका क्रिटिकल रीजन इसमें क्या आएगा, तो आपने सिंपली वहाँ से उठा के क्रिटिकल रीजन वहाँ पर लगा देना। अब नेक्स्ट आता है आपके पास, अगर जी टेस्ट है तो आपको पता है आपने z इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा अंडर रूट एन लगा देना है, ठीक है। और अगर यहीं पे t है तो ये सिग्मा हट के आपके पास यहाँ पे s आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वेरिएंस आपके पास अननोन होता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ आनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आप H0 को रिजेक्ट करते हो और H0 को एक्सेप्ट करते हो। जब आपका Z लाई कर जाता है क्रिटिकल रीजन में तो आप रिजेक्ट कर देते हो, अदरवाइज़ आप क्या कर लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो। तो आपको जो स्टेप्स हैं कि आपने सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाना है, फिर उसके बाद आपने उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखना है, फिर आपने उसका क्रिटिकल रीजन लिखना है। जो आपको क्वेश्चन क्रिटिकल रीजन आपको पेपर में गिवन होता है, ठीक है, आपको गिवन होगा कि Z की वैल्यू 0.05 पे कितनी है या 0.01 पे आपके पास कितनी है, ये आपके पास क्वेश्चन के आगे ब्रैकेट में Z इज इक्वल्स टू आपके पास यूँ लिखा हुआ होगा, Z इज इक्वल्स टू 1.96 या Z इज इक्वल्स टू 2.33, या आपके पास चीज़ वहाँ पे क्वेश्चन के आगे लिखी भी होगी। फिर आपने जो नेक्स्ट आपको ये वाला टेस्ट स्टेटिस्टिक्स सिर्फ याद रखना है, ठीक है, 1 टेल के लिए और आपको Z के लिए, T के लिए याद करना है, और डिफरेंसेस ऑफ मीन के लिए आपके पास यही x माइनस एक्स बार माइनस x1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस सिग्मा 2 का जो भी आपके पास थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आपको वो याद कर रखना है, ठीक है। तो आपके पास ये हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत इजी है, अगर आप इस चैप्टर को इजीली कर लेते हो ना, इस चैप्टर में इतनी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। आपके पास 2 टेस्टेज हैं, जी और टी टेस्ट है। आपको ये ध्यान रखना है कि जी टेस्ट कब यूज़ करना है, टी टेस्ट कब यूज़ करना है, आपके पास जी नेगेटिव कब होता है और जी पॉजिटिव कब होता है, ठीक है। जी नेगेटिव जो आपके पास क्रिटिकल रीजन होता है, अगर हम उसके नेगेटिव पॉजिटिव होने की बात, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जी जो है वो आपके पास नेगेटिव तब होता है जब आपके पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होती है, जो हम H0 जो होता है आपके पास, ये जो हमारे पास हम H0 बनाते हैं, कोई भी ना कोई आपके पास वैल्यू होगी, अगर वो ग्रेटर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास म्यू जो है वो लेस देन 30 है, तो आपके पास जो Z की वैल्यू क्रिटिकल रीजन की आएगी वो आप नेगेटिव लोगे। मतलब अगर आपके पास Z की वैल्यू यहाँ पे गिवन है ना 1.96 है, तो इसका मतलब है आप Z जो है वो नेगेटिव 1.96 लोगे। लेकिन वहीं पर अगर आपके पास यही आपके पास छोटा है, मतलब 30 जो है वो म्यू जो है वो 30 से आपके पास क्या है, छोटा है, मतलब आपके पास Z क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तब आप जो है यहाँ पे कौन सी वैल्यू लोगे, Z की पॉजिटिव वैल्यू लोगे। और अगर आपके पास म्यू जो है वो इज़ नॉट इक्वल्स टू आता है, मतलब 2 आपके पास टेल टेस्ट है, तो आप हमेशा मॉड का इस्तेमाल करते हो। मॉड का मतलब ये होता है कि वहाँ पे आपने क्या कर दिया है, साइन को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है मॉड, उसमें वो आपके पास न्यूट्रल हो जाता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर आपको ये चीज़ें याद है तो आप इजीली इस पेपर को इजीली कर सकते हो सॉल्व। चैप्टर नंबर 18 इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप चैप्टर नंबर 18 को अगर करते हो, इसमें तो एक तो ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। अगर आपने एक बार आपको फार्मूला याद हो जाता है, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस का जो आपका फार्मूला है आपको याद हो जाता है, जिसमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपके सॉरी यहाँ पे आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर आएगा, क्योंकि वो नीचे की भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपको ये आता है फॉर्मूला,
ठीक है। और इसके अलावा आपको ये पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास एसोसिएशन कब होती है, जो कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन है जिसको हम क्यू बोलते हैं, ये अक्सर आपके पास शॉर्ट में आ जाता है। ये आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है, या कंप्लीट एसोसिएशन डिसएसोसिएशन कब होती है, या क्यू ज़ीरो पे क्या होता है, क्या आपके पास ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए एट्रीब्यूट्स का। अब आपने ये याद रखना है कि जब स्टैट्स में हम नंबर्स के साथ बात करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव डाटा होता है, और जब हम विदाउट नंबर्स की बात करते हैं वो क्वालिटेटिव डाटा होता है, यानी कि एक ऐसा डाटा जिसको आप नंबर्स में नहीं लिख सकते हो, जिसमें आपका मैरिटल स्टेटस आ जाता है या आपकी चॉइसेस आ जाती हैं। जैसे वन इज़ ड्रिंकिंग अ टी, अनदर इज़ नॉट अ ड्रिंकिंग अ टी, वन इज़ इन इंटर एंड अदर वन इज़ इन मैट्रिक। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जिनको आप नंबर्स में नहीं लिख सकते वो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं। और ये टेस्ट जो है ये आपका बना ही एट्रीब्यूट्स के लिए। जिस तरह आपके पास जी टेस्ट टी टेस्ट है, इसी बात एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट का जो टेस्ट है उसको हम कहते हैं काई स्क्वायर। ठीक है, काई स्क्वायर का टेस्ट है, ये बिल्कुल सेम काम करता है जिस तरह हाइपोथेसिस काम करता है। ठीक है, इसके भी सेम स्टेप होते हैं जिस तरह हाइपोथेसिस के स्टेप होते हैं। जस्ट आपका फॉर्मूला ये होता है काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होता है पॉजिटिव नेगेटिव एसोसिएशन कब होती है। पॉजिटिव एसोसिएशन जब आपके पास +1 हो जाता है, नेगेटिव एसोसिएशन कब होती है जब -1 हो जाता है, और ज़ीरो एसोसिएशन आपका जब 0 हो जाता है। ठीक है, और आपने ये याद रखना है कि आपके पास जो एसोसिएशन है वो -1 और 0 के दरमियान जो है वो लाई करती है। इसकी मतलब वैल्यू आपके पास -1 और 0 के दरमियान ही आपको मिलेगी। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपने टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे निकालना है, जो ये आपके पास अक्सर शॉर्ट में आता है कि आपके पास ए और बी डिवाइडेड बाय, आप चेक करते हो, डिवाइडेड बाय एन इज़ ग्रेटर दैन ए बी। ठीक है, ये चीज़ आपके पास अगर ये इसके ग्रेटर दैन आ जाता है, मतलब ये वाली चीज़ आपके पास हो जाती है कि आपके पास ये जो है ये आपका बड़ा आया है किससे, ए बी से। ठीक है, ए बी से, तो वो आपके पास नेगेटिव होगा, और अगर छोटा आएगा तो पॉजिटिव होगा। तो इस चैप्टर में हमने यही देखना है। ठीक है, अगर आपको ये आता है, आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने आती है, आपको कॉन्टिजेंसी टेबल बनाने आता है, और आपको पॉजिटिव नेगेटिव का और इंडिपेंडेंस निकालने आती है, आपका चैप्टर सॉर्टेड है। तो आपने